ड्रोन जिनमें इंसान बैठ सकता है वहां से लेकर उड़ने वाली कार्स तक हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और भविष्य में यही चीजें हमारे ट्रैवलिंग टाइम को आधे से भी ज्यादा कम कर देंगे। इस पर कोई सवाल ही नहीं है। और अगर हम हमारे आसपास देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हम अभी से भविष्य में जी रहे हैं। हमारे आसपास अभी से अमेजिंग व्हीकल्स है, लेकिन भविष्य में हमारे ट्रांसपोर्टेशन का असली रूप क्या बनेगा, यही तो सवाल है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं 10 ऐसे फ्यूचरिस्टिक व्हीकल जिन पर पहले से ही काम चल रहा है। नंबर 10, टेराफुजिया TFX। जब आप इस व्हीकल को पहली बार देखोगे तब इस व्हीकल के फीन की वजह से ये आपको किसी कार जैसे दिखेगा, लेकिन जब ये व्हीकल इसके पंख फैलाएगा तब आपको पता चलेगा कि ये दिखता कुछ है और है कुछ और। TFX एक उड़ने वाली कार है जिसे बोस्टन शहर में स्थित टेराफुजिया नाम की स्टार्टअप कंपनी डेवलप करने की कोशिश करी है, लेकिन बाद में इस स्टार्टअप कंपनी को वोल्वो ने खरीद लिया था। इस व्हीकल के दोनों हाथों में लगे ये दो प्रोपेलर्स मतलब पंखे इसे उड़ने में मदद करते हैं। जमीन पर दौड़ने वाले और हवा में उड़ने वाले इस हाइब्रिड व्हीकल में 4 सीट अवेलेबल है। ये जमीन से सीधे उड़ान ले सकता है, मतलब दूसरे एरोप्लेन की तरह इसे रनवे की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आसमान में उड़ान लेने के बाद इस व्हीकल के पंख इस तरह से आगे मुंह हो जाएंगे और आसमान में इसकी रफ्तार 200 माइल पर आवर मतलब 321 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। टेराफुजिया में 600 हॉर्स पावर वाली इलेक्ट्रिक मोटर और 300 हॉर्स पावर वाला पेट्रोल इंजन भी लगा है और बिना रिचार्ज या फिर से पेट्रोल डाले ये व्हीकल एक बार में 500 माइल मतलब 805 किलोमीटर तक चल सकता है। TFX हवा में पूरी तरह से ऑटोनोमस रहता है, मतलब इसके पास खुद का अपना इंटेलिजेंस है। ये खुद से काम कर सकता है, वो भी बिना किसी इंसान की मदद से। सो आपको इस कार को उड़ाने के लिए या फिर लैंड करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल के लिए इस कार पर अभी काम चल रहा है और कंपनी के हिसाब से ये कार 2030 तक मार्केट में आ जाएगी। टेराफुजिया अभी से व्हीकल के प्री ऑर्डर्स ले रहे हैं, वो भी $1,80,000 मतलब आज के इंडियन करेंसी के हिसाब से 1,26,00,000 रुपए। इस व्हीकल को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन वोल्वो के सपोर्ट के साथ शायद आने वाले 10 साल में ये व्हीकल हमारे हाथ में तो नहीं लेकिन देखने में जरूर मिल जाएंगे। नंबर 9, SMET मिलिट्री व्हीकल। SMET ये स्क्वाड मल्टीपर्पज इक्विपमेंट ट्रैवल व्हीकल है। ये व्हीकल हमारे लिस्ट के बाकी के व्हीकल की तरह स्टनिंग और स्टाइलिश तो नहीं है, पर इस फ्यूचरिस्टिक व्हीकल को आर्मी के ट्रूप्स के सामान को उठाने के लिए बनाया गया है और हाँ, अभी से ये ऑटोनॉमस भी बन रहा है। इन व्हीकल्स के अलग अलग वजन को टेस्ट किया जा रहा है और हर व्हीकल कम से कम 1000 किलो का वजन उठा सकते हैं। इस व्हीकल की रेंज 60 माइल तक है और ये बिना आवाज किए इलेक्ट्रिक मोटर के मदद से चलते हैं। इन व्हीकल्स के अलग अलग वजन में से एक ये व्हीकल में मैनुअल स्टीयरिंग इंस्टॉल की गई है और बाकी के वजन को रिमोट के मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। इन व्हीकल्स के सारे वजन में बहुत ज्यादा पावर इंस्टॉल की गई है और कुछ व्हीकल्स में मशीन गन भी इंस्टॉल की गई है। 2 आर्मी ब्रिगेड्स और मरीन यूनिट इन रोबोटिक व्हीकल्स को 2018 से टेस्ट कर रहे हैं और इन व्हीकल्स के वर्जन अभी काफी अच्छे से काम करते हैं। अमेरिका, रशिया और चाइना की आर्मी आशा कर रही है कि जल्दी से व्हीकल उनके आर्मी ट्रूप्स को मिल जाए। दुनिया जल्दी से ऑटोनोमस मिलिट्री फोर्सेस की तरफ बढ़ रही है और क्या पता खुद के अंत की तरफ भी। नंबर 8, बूम सुपरसोनिक प्लेन्स। जब एरोप्लेन ट्रैवलिंग में आ रही गिरावटें, प्लेन ट्रैवलिंग इनएफिशिएंसी और क्रैश लैंडिंग, इन तीनों चीजों की वजह से कॉनकॉर्ड प्लेन को 17 साल पहले आखिरी बार उड़ान लेते हुए देखा गया था। तब से सुपरसोनिक फ्लाइट का यूज सिर्फ मिलिट्री कामों के लिए किया जाता है, पर कोलोराडो में स्थित बूम नाम के स्टार्टअप कंपनी का ये मानना है कि वो सुपरसोनिक फ्लाइट्स को नॉर्मल ट्रैवलिंग पर्पस में फिर से यूज में ला सकते हैं। पर बूम सुपरसोनिक प्लेन के साथ अटलांटिक महासागर से एक दिन में ट्रैवलिंग करना पॉसिबल हो जाएगा। इसकी रफ्तार 2.2 मार्च मतलब 1690 माइल पर आवर मतलब 2720 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। यह रफ्तार नॉर्मल प्लेन से 3 गुना ज्यादा है भाई लोग। इस जगह सीट वाले सुपरसोनिक प्लेन पर अभी टेस्टिंग चल रही है। फिलहाल 1/3 छोटे मॉडल पर टेस्टिंग की जा रही है और 2090 तक हुई डेवलपमेंट में $141 मिलियन तक का खर्चा लग सकता है। इस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर ज्यादातर सिलिकॉन वैली से है। इन इन्वेस्टर्स के पास चलाने के लिए बहुत सारा पैसा है, पर वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं और उन्हें पता है कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं, और उनके पास कूल चीजों के लिए आंखें भी है। बूम इस प्लेन्स को 2025 में लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। वर्जिन एयरलाइंस और जापान एयरलाइंस ने इनके प्लेन्स को प्री ऑर्डर भी कर लिया है और वो बूम को लॉजिस्टिक के रिलेटेड चीजों में भी मदद कर सकते हैं। इतने सारे सपोर्ट, अमेजिंग डिजाइन और बिजनेस प्लान के साथ सुपरसोनिक फ्लाइट के जरिए अगले कुछ सालों में इंटरनेशनल ट्रैवल करना पॉसिबल हो जाएगा और हम अटलांटिक महासागर में सिर्फ 5 घंटे में ही ट्रैवल कर पाएंगे। नंबर 7, एयरफिश। हॉवरक्राफ्ट्स अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि एयरफिश 8 to 10 पैसेंजर को एक साथ पानी के ऊपर घुमा सकती है। इसकी रफ्तार 120 माइल पर आवर यानी 193 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। इस वजह से ये एयरफिश, जो जर्मन प्रोटोटाइप पर बेस है, इसकी रफ्तार नॉर्मल फेरी वेसल से लगभग 4 गुना ज्यादा है।
इस व्हीकल को विजेट वर्कर्स ने डिजाइन करके बनाया है और इन्होंने इनके होम सिटी सिंगापुर में फुल साइज एयरफिश की टेस्टिंग भी की है। यह व्हीकल सी प्लेन जैसा दिखता है। इसके क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये एक मर्चेंट शिफ्ट है, लेकिन एक क्लासिफिकेशन या फिर टाइप इसके टेक्निकल पार्ट के वजह से इसे मिला है। इसका एक रीजन इसमें लगा हुआ V7 इंजन है जो इसे पानी में 2 से 6 मीटर तक ऊपर रखता है। इस एयरशिप को पानी के ऊपर रखना एक एयरोडायनामिक फिनोमिनन की वजह से पॉसिबल है, जिसका नाम ग्राउंड इफेक्ट है। इस फिनोमिनन में व्हीकल के पंखों के ऊपर जारी हवा और सरफेस से जारी हवा का प्रेशर रेगुलर व्हीकल की उड़ान से ज्यादा रहता है। इस वजह से पंखों के नीचे जनरेट होने वाली हवा ठीक से गायब नहीं हो पाती और वहाँ हवा का ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है जो व्हीकल को हवा में रखता है। इस व्हीकल का सही यूज एक्सप्लोरेशन के लिए किया जा सकता है। इस व्हीकल को लोगों को उतारने के लिए जेटी या फिर लैंडिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती। एयरफिश लोगों को दुनिया के किसी भी सुनसान या फिर बहुत दूर स्थित आइलैंड पर बड़े आसानी से लेके जा सकता है। इस व्हीकल का कंस्ट्रक्शन पिछले साल कंप्लीट होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसमें थोड़ी देरी हो गई है। शायद इस साल के आखिर तक या फिर 2022 के अंत तक इसका लॉन्चिंग हमें देखने को मिल सकता है। नंबर 6, एप्पल आई मे बी। एप्पल के बहुत सारे कार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में से एक फ्यूचरिस्टिक एप्पल आई मे बी की शुरुआत एप्पल और BMW के बीच में हुए कोलैबोरेशन की वजह से हुई थी और यह प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट था कि किसी को भी नहीं पता था कि ये क्या था। इस प्रोजेक्ट को 2016 में शुरू किया था। तब BMW इस प्रोजेक्ट में पार्टनर या फिर ऑटो सप्लायर था। इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड सब कुछ बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा गया था। बस इतना ही पता था कि एप्पल किसी टाइटन नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और तो कंपनियों के बीच में हुए कोलैबोरेशन के डिटेल को जानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों कंपनी के बीच में काफी तनाव बढ़ा और अभी एप्पल वोक्सवैगन के साथ काम कर रही है। एप्पल सालों से ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक पर काम कर रहा है, पर इस पे हो रही स्लो प्रोग्रेस एप्पल का डेवलपमेंट को उसके बड़े प्लान पर काम करने से रोक रहा है। फिलहाल के लिए एप्पल कंपनी के हिसाब से वो एप्पल ब्रांडेड VW ट्रांसपोर्टेशन को सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के साथ परफेक्ट करने के लिए काफी नजदीक है, जो बहुत ज्यादा कूल है। बस ड्राइविंग करते वक्त ईयरपॉड को निकालना मत भूलिएगा। नंबर 5, डिलोरियन एरोस्पेस DR7 विटॉल। ऐसा कहा जाता है कि DR7 एक पर्सनल प्लेन है जिसे डिलोरियन एरोस्पेस नाम की कंपनी बना रही है और कंपनी के हिसाब से ये प्लेन एक रेसर कार की तरह है, लेकिन आसमान में इस प्लेन या फिर रेसर कार में 2 पैसेंजर की सीट रहेगी। इस सफेद कलर में सिंगल शेल बॉडी का मतलब ये प्लेन बहुत ज्यादा तेज है और ज्यादा रफ्तार में भी ये बड़े आसानी से मूव हो सकता है और प्लेन के आगे और पीछे लगे जेट प्रोपेलर बहुत ज्यादा सेफ्टी भी देते हैं। कंपनी के हिसाब से सारे पेटेंट अप्रूवल के लिए पेंडिंग है और ये पेटेंट DR7 में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन ये पेटेंट अभी से लोगों के लिए मिस्ट्री ही है। इसके चारों विंग्स के फ्यूचरिस्टिक डिजाइन को देखकर पता चलता है कि इसके फीचर बहुत ज्यादा अमेजिंग रहने वाले हैं और LA स्थित डिलोरियन एरोस्पेस के ब्रांच ने 2 छोटे प्रोटोटाइप बनाए हैं। फिलहाल के लिए 1/3 छोटे मॉडल पर टेस्टिंग की जा रही है। फुल साइज व्हीकल को बनाने के लिए यह प्लेन भले ही बैटरीज पे चलता है, पर इसकी रफ्तार 240 माइल पर आवर यानी 379 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। लेकिन ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, ये प्लेन आपको जल्दी देखने को नहीं मिलने वाला है। इसे लॉन्च होने के लिए 5 से 15 साल का समय लगने वाला है। पर कुछ भी हो, ये प्लेन हमें टाइम ट्रैवलिंग कार से एटलीस्ट एक कदम नजदीक तो लेके ही जाएगा। सो मैं राह देखने के लिए तैयार हूँ। आपका क्या हाल है? नंबर 4, वर्जिन हाइपरलूप 1। आप सबने हाइपरलूप के बारे में सुना होगा, लेकिन ये हाइपरलूप क्या है? वेल, बेसिकली एक ट्रेन है जो वैक्यूम ट्यूब के जरिए ट्रैवल करती है। हाइपरलूप का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वैक्यूम ट्यूब के अंदर एयर प्रेशर और फ्रिक्शन नहीं रहता। जनरली पृथ्वी के वातावरण में एयर प्रेशर हर व्हीकल के खिलाफ जाता है, जिस वजह से वहाँ फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होती है। लेकिन वैक्यूम ट्यूब में ये सारे प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं और हमें नए सबसे तेज ट्रैवलिंग का जरिया मिल जाता है। बस कुछ सुपर मैग्नेट डालने हैं, जिसे मैग्लो टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इस वजह से ट्रेन उसके ट्रैक से थोड़ा ऊपर रहती है और आपको आवाज के रफ्तार से जाने वाली ट्रेन मिलती है, जिसकी रफ्तार 1235 किलोमीटर पर आवर तक है। लेकिन इतने तेज से ट्रैवल करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए बहुत सारे टेस्ट करने की जरूरत है। इस टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस प्रोजेक्ट का नाम है वर्जिन हाइपरलूप 1 और इस प्रोजेक्ट के टेस्टिंग शुरू भी हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ फिजिबल स्टडी मिजोरी और नेवाडा में हो चुके हैं। इस स्टडी के हिसाब से हाइपरलूप के जरिए ट्रैवलिंग करना पॉसिबल है और नवंबर 2020 में 2 पैसेंजर पर टेस्ट भी हो चुकी है। लेकिन ट्रेन की रफ्तार सिर्फ 100 माइल पर आवर ही थी, यानी 160 किलोमीटर पर आवर। पर यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अब वर्जिन कंपनी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है ताकि वो एक प्रैक्टिकल हाइपरलूप बना सके। आपके लिए एक बड़ी सरप्राइजिंग बात होगी कि महाराष्ट्र राज्य में मुंबई में पुणे तक हाइपरलूप सिस्टम बन रही है
और इसके टेस्टिंग में लोगों को पॉड्स में भरकर मुंबई से पुणे तक वैक्यूम के जरिए भेजा जाएगा। वर्जिन कंपनी के वेबसाइट के हिसाब से मुंबई से पुणे तक जाने के लिए 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन हाइपरलूप में ये सिर्फ 25 मिनट का समय ही होगा। वर्जिन कंपनी के हिसाब से हाइपरलूप सिस्टम का कंस्ट्रक्शन 2025 तक खत्म हो जाएगा और 2029 के अंत तक दुनिया की पहली मुंबई टू पुणे हाइपरलूप ट्रेन बनेगी, जो पैसेंजर को लेके ट्रैवल करने में सक्षम रहेगी। नंबर 3, स्पेसएक्स स्टारशिप। इलॉन मस्क के स्पेसएक्स के बारे में बहुत बातें चल रही है और उनके दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने के बाद तो उनकी कंपनी और उनके प्रोजेक्ट के चर्चे पूरे दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। बाय द वे, अगर आपको इलॉन मस्क के बारे में जानना है और वो 1 मिनट में कितना पैसा कमाता है ये भी जानना है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक कीजिए और वो वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया है वो पूरा देख लीजिएगा। उनके सारे प्रोजेक्ट में से एक मंगल ग्रह पर इंसान को भेजने वाला प्रोजेक्ट शायद सबसे ज्यादा फेमस है। स्पेसएक्स का प्लान स्पेस ट्रैवल को कमर्शियलाइज करने का है और उनके पास कमर्शियलाइजेशन में स्टारशिप भी शामिल है। स्टारशिप की शुरुआत का नाम BFR था, इसका मतलब बिग फाल्कन रॉकेट था और कंपनी के कुछ लोग तो इसे बिग फकिंग रॉकेट भी कहते थे। यह अब तक के इतिहास में सबसे पावरफुल रॉकेट है और ये होना भी चाहिए क्योंकि मिस्टर मस्क की आंखें मंगल ग्रह पे जो टिकी है। ये जायंट स्टारशिप SN9 की हाइट 120 मीटर यानी 394 फीट है और इसमें 40 कैबिन लिविंग क्वार्टर्स भी है। ये रॉकेट स्पेसएक्स के दूसरे रॉकेट की तरह फिर से यूज भी किया जा सकता है। इलॉन मस्क के हिसाब से मंगल ग्रह तक जाने का पहला बिना यात्रियों वाला रॉकेट 2024 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। स्पेसएक्स पहले भी उनके बहुत सारे मिशन में सफल रह चुका है और ये दुनिया की पहली कमर्शियल कंपनी है जो स्पेस स्टेशन तक पहुंची है। ये उन सफलताओं में से सिर्फ एक ही है। इसका मतलब लोगों का स्पेस ट्रैवल करने का भविष्य अच्छा लग रहा है। वेल, ये इतना अच्छा लग रहा है कि जापानीज फैशन डिजाइनर युसाको मजावा ने स्पेसएक्स के 2023 के पहले मून ट्रिप के लिए बुकिंग भी कर लिया है। नंबर 2, ट्रैवललेस पॉड। इस आइडिया को प्रेडिक्ट करने वाले इयान पियर्सन और इटालियन रिसर्चर के हिसाब से ये अजीब दिखने वाले ट्रैवललेस पॉड 2025 से कार्स की जगह लेना शुरू कर देंगे। लंदन में स्थित हीथ्रो एयरपोर्ट 2011 से एक बेसिक खुद से चलने वाले पॉड सिस्टम का यूज कर रहा है, बेसिक सेल्फ ड्राइविंग पॉड सिस्टम। इसका मतलब ये फ्यूचरिस्टिक पॉड हमसे ज्यादा दूर तो नहीं है। द नेक्स्ट फ्यूचर ट्रांसमिशन नाम के कंपनी ने उनके प्रोटोटाइप को 2017 में लॉन्च कर लिया था। जब इनकी पूरी तरह से बनी हुई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लॉन्च होगी तो हमें रास्तों पर ऐसी बहुत सारी पॉड्स देखने को मिलेंगे और ये एक दूसरे के साथ जुड़कर एक लंबा व्हीकल भी बना सकते हैं और आपको ओला, उबर जैसे पॉड्स भी एक स्मार्टफोन ऐप के जरिए अवेलेबल मिलेंगे। सो पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन तक जाते वक्त तकलीफ भी नहीं होगी। अब रेनॉल्ट भी उनके ईज़ीगो कार के साथ इंडस्ट्री में आ चुकी है। उनके हिसाब से व्हीकल टैक्सी के दुनिया को पूरी तरह से बदल देगी। रेनॉल्ट ने सेफ्टी कार के सिस्टम डिजाइन पर काफी फोकस किया है। इस व्हीकल पर सिटी के हिसाब से स्पीड लिमिट भी है और कार के इंटीरियर को तो आप देख ही सकते हैं। रेनॉल्ट का ये रोबोट व्हीकल दिखता तो अच्छा है लेकिन ये स्टाइलिश लुक की रेस नहीं है बल्कि मार्केट में सबसे पहले पॉड्स लॉन्च करने की रेस है और रेनॉल्ट के हिसाब से ये व्हीकल 2030 तक लॉन्च के लिए रेडी हो जाएंगे। इसके पहले कि मैं आपको हमारे लिस्ट के सबसे पहले व्हीकल के बारे में बताएं, हमारे पास कुछ ऐसे व्हीकल है जो अमेजिंग है पर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए। मर्सिडीज के इस 1937 के लॉन्च में हुए रिकॉर्ड ब्रेकिंग कार का नाम मर्सिडीज बेंज के इस नए कार को भी मिला है, सिल्वर एरो। क्यों, इस कार को देखने के बाद होश उड़ गए ना। इस एक सीट वाले स्पोर्ट कार को सिर्फ रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इसे स्टनिंग एवरग्राउंड बॉडी के साथ बनाया गया है। इस कार के बॉडी को बहुत सारे एयरोडायनामिक्स के रिसर्च के बाद बनाया गया है। ये कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है जो साबित करती है कि अब लग्जरियस कार भी इको फ्रेंडली बन चुकी है, वो भी बिना कोई स्टाइलिश लुक में कॉम्प्रोमाइज किए। अब कोई रिलीज डेट तो नहीं मिली पर यह सिंगल सीट लग्जरी कार मार्केट को काफी आगे लेके जा सकती है। हमारे पास और एक कार है जो बैट मोबाइल को स्पेस में भेज सकती है, एटलीस्ट दिखता तो ऐसा ही है। नासा के नए मार्क रोवर का डिजाइन किसी आर्मी टैंक जैसा दिखता है जिसे 6 चक्के लगे हैं। इसे ह्यूमन मिशन के लिए बनाया गया है लेकिन बहुत ज्यादा स्टाइलिश बनाने की कोशिश की गई है जो शायद स्पेस में फेल हो जाएंगे। इसे नासा के क्यूरियोसिटी रोवर से इंस्पायर होकर बनाया गया है पर क्यूरियोसिटी रोवर के व्हील में हवा की जगह ओपन स्ट्रक्चर व्हील थे। इस तरह ये ओपन स्ट्रक्चर व्हील मंगल के ग्रह पर ज्यादा यूजफुल है। ये तो पता नहीं कि कब ये व्हीकल मंगल ग्रह पर जाएगा पर मैं इसके स्टाइलिश लुक के साथ मैं इसके मंगल ग्रह पर के वीडियो की राह जरूर देखूंगा। नंबर 1, हुंडई क्रेडल। हुंडई के अमेजिंग और ऑसम कंसेप्ट वाले फ्यूचरिस्टिक व्हीकल को लास वेगस के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में सबसे पहले दिखाया गया था। इस कार के पैर है, सच में आप देख ही सकते हैं, वो भी सच में पैर है। रोबोटिक्स और व्हीकल टेक्नोलॉजी का यूज करके क्रेडल ड्राइव कर सकती है, चल सकता है और यहाँ तक कि चढ़ भी सकता है।
ये सारे फीचर्स एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए लोगों को दिखाए गए थे। ये व्हीकल स्टार वॉर मूवी में दिखाए गए रोबोट मशीन जैसा दिखता है। इस कार को सिर्फ भीड़ से भरे रास्तों पर चलाने के लिए नहीं बनाया गया है, इसे ह्यूमन क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर से जूझने के लिए बनाया गया है। इसके लंबे पैर इसे मुश्किल जगहों पर पहाड़ों से चलने में भी मदद कर सकता है, जो नॉर्मल व्हीकल के लिए इम्पॉसिबल है। ये कार अपंग लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। क्रैडल पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है और इसे मॉड्यूलर डिजाइन से बनाया गया है। इसका मतलब ये पृथ्वी के वातावरण को प्रदूषित भी नहीं करता है और इनके पार्ट्स और यहाँ तक कि पूरे कंपार्टमेंट को भी बड़े आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन ये अभी सिर्फ कंसेप्ट फेज में ही है और इसकी डेवलपमेंट हमसे सालों दूर है। पर हुंडई एक्सप्लोरेशन डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और ड्राइवर्स के लिए ये नए नए डेवलपमेंट कर रहा है। जिस तरह से स्पेस में जाने के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है, इस तरह के मूवेबल व्हीकल्स दिन ब दिन कॉमन होते जाएंगे। हे दोस्त, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे मिशन से आप जुड़ जाइए ताकि हम ऐसी अमेजिंग नॉलेज दुनिया में डेली स्प्रेड कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।